नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने जो साइंस की क्लासेस शुरू कर रखी है, उसमें रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें पिछली बार ही नहीं हर बार क्या है, एक प्रश्न आपके अवश्य आता है, साबुन एवं अपमार्जक। इस टॉपिक से हर बार आरपीएससी एक अच्छा प्रश्न पूछता है और ज़्यादातर प्रश्न पूछने के चांसेस रहते हैं। वो प्रश्न आता है आपके थ्योरी बना के, नहीं कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, साबुन एवं अपमार्जक। देखिए, साबुन एवं अपमार्जक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है और कपड़ों से दाग धब्बे हटाने की प्रक्रिया क्या है, इस टॉपिक के में हम इन चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साबुन, वास्तविकता में साबुन क्या है? साबुन क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला युक्त जो कार्बोक्सिलिक अम्ल या उच्च वश्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ध्यान करना कि लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल दो, या हम क्या बोल देते हैं, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के जो लवण होते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं? वे आपकी साबुन कहलाते हैं। इनके जो लवण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं भाई? वो आपकी साबुन कहलाती है। ठीक है, देखिए इस साबुन की यदि हम बात करें तो यदि आपसे कई बार पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा समूह उपस्थित होता है, COO, ये माइनस समूह, ये प्लस समूह, यानी कि दो समूह उपस्थित होते हैं। COO समूह इसके अंदर उपस्थित होता है। दूसरी चीज देखिए, ये जैव अपघटनीय या निम्नीकरण होते हैं, यानी इनका आसानी से क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, इनका आसानी से अपघटन हो जाता है। साथ ही साथ जो साबुन होते हैं वो आपकी त्वचा के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। कुछ साबुन जैसे कठोर साबुन होते हैं वो त्वचा के लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं, मृदु साबुन है वो त्वचा को कम प्रभाव डालते हैं। तो साबुन क्या होती है, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और जो आपके उच्च वश्य लवण होते हैं, उच्च वश्य लवण होते हैं, ये उच्च वश्य जो लवण होते हैं, इनके अंदर जो आपके कार्बन की जो संख्या है, कार्बन की जो संख्या है, ये ध्यान रखना भी, कम से कम 12 से लेकर 18 तक के कार्बन आपके उपस्थित हो सकते हैं। यानी 12 से कम 12 कार्बन और अधिकतम 18 कार्बन तक की एक लंबी श्रृंखला युक्त जो यौगिक होते हैं, उच्च वश्य अम्लों के जो लवण होते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, साबुन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए लवणों की जब हम बात कर रहे हैं, कि लवणों की जब हम बात कर रहे हैं, लवणों की जब हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि लवण जो होता है उस लवण के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, अम्ल प्लस में क्षार। और इस जब अम्ल और क्षार दोनों को हम क्या बोलते हैं, लवण, क्योंकि ये जो प्रक्रम होता है ये आपका उदासीनीकरण प्रक्रम कहलाता है। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और क्या देते हैं, जल देते हैं, तो उसको उदासीनीकरण कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसके अंदर अम्ल कौन से होते हैं। देखिएगा, इसके अंदर जितने भी अम्ल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उच्च वश्य अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, उच्च वश्य अम्ल होते हैं। यानी कि ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन समूह होता है। आर यहाँ क्या होता है आपका, हाइड्रोकार्बन समूह। हाइड्रोकार्बन जो समूह है उसको हम आर बोलते हैं, यानी कोई प्रतिस्थापी समूह इसके अंदर जुड़ा होता है। और साथ में क्या होता है, COOH ग्रुप जुड़ा होता है। इसके अंदर कार्बन की संख्या हमने अभी भी बात की थी, 12 से 18 तक होती है। यानी कि जो क्रियात्मक समूह, यदि आपसे पूछ ले कि साबुन के क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो आपके एस्टर समूह हैं, वो आपके साबुन के क्रियात्मक समूह होते हैं। और वो ये भी एस्टर है ना, इसमें भी ध्यान रखना, ट्राई एस्टर समूह ध्यान रखना। ट्राई एस्टर जो समूह होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। कम से कम 3 अणु एस्टर के इसके अंदर क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो हम यदि बात करें जैसे क्षार की यदि बात करते हैं, तो इसके अंदर मुख्य रूप से कौन से क्षार होते हैं, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको हम कास्टिक पोटास बोलते हैं। देखिए आपका अन्य एवज क्या होता है, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि KOH क्या होता है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक नंबर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और 2 नंबर आपके होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तभी तो ये सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण देते हैं साबुन। साबुन के अंदर कौन से क्षार भाग लेते हैं, यदि कभी प्रश्न में आ जाए कि साबुन निर्माण के अंदर कौन से क्षार भाग लेते हैं, तो आपके सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो साबुन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम भी आपको याद रखना है, कार्बन की संख्या ध्यान रखना है। क्रियात्मक समूह यदि आपसे पूछे जाते हैं तो ये ट्राई एस्टर के समूह उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए इनकी अभिक्रिया। जब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए भी। ये अभिक्रिया कैसे करते हैं, ध्यान करना। ये जब भी हम किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल या उच्च वश्य अम्ल जो है, उच्च जो वश्य अम्ल हैं, उन उच्च वश्य अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्लों से जब भी किसी क्षार की क्रिया कराते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं, तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम एल्किल सल्फेट प्राप्त होते हैं। सोडियम के सल्फेट प्राप्त, सोडियम के लवण जो प्राप्त होते हैं, तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, सोडियम लवण प्राप्त हो गया। सोडियम एल्किल सल्फेट भी इसको बोल देते हैं। सोडियम के जो लवण प्राप्त हो रहे हैं, ये सोडियम का लवण जो हमें प्राप्त होता है, इस सोडियम के लवण को हम क्या कहते हैं, साबुन। और वो भी कौन सा साबुन कहलाता है, आपका कठोर साबुन कहलाता है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कठोर साबुन किसे कहते हैं, कि सोडियम के जो लवण होते हैं, सोडियम लवण युक्त जो साबुन होते हैं, यानी कि उच्च वश्य अम्लों के सोडियम लवण है। कठोर साबुन का मतलब क्या है, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम लवण, वश्य अम्लों के सोडियम लवण, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम जो लवण हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कठोर साबुन कहलाते हैं। और कठोर साबुनों का दूसरा नाम क्या होता है, इन्हें लॉन्ड्री सोप के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्ड्री सोप भी कहते हैं। साथ ही साथ देखिए ये कपड़े की धुलाई में उपयोगी होते हैं। कपड़ों की धुलाई में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कपड़े की साबुन भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, कपड़े का साबुन, कपड़े का साबुन भी कहते हैं। इन्हें हम कपड़े का साबुन भी कहते हैं। साथ ही साथ देखिए सोडियम लवण के मुक्त क्षार उपस्थित होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सोडियम लवणों के जो क्षार हैं वो उपस्थित होते हैं, और इनके अंदर क्षार की मात्रा है वो, उसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसको कठोर साबुन कहते हैं। और कठोर साबुन क्या करता है, ये जल से क्रिया नहीं करता, जल से क्रिया नहीं करते हैं। कठोर साबुन आपके जल से क्रिया नहीं करते, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से आज की रासायनिक अभिक्रिया से देखिए ये क्या होते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, इसके बारे में करते हैं, बात करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उच्च वश्य अम्लों के जो सोडियम लवण युक्त जो साबुन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कठोर साबुन कहा जाता है। कठोर साबुनों को लॉन्ड्री सोप भी कहते हैं। साथ ही इनका मुख्य उपयोग कपड़े की धुलाई में करते हैं। इनके अंदर सोडियम लवण के मुक्त क्षार उपस्थित होते हैं और क्षार की मात्रा आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें पोटेशियम की, इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो पोटेशियम की जो रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण जब हम पोटेशियम के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम उच्च वश्य अम्लों के, उच्च वश्य अम्लों के पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। और जो ये उच्च वश्य लवणों के पोटेशियम लवण होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, मृदु साबुन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता था, कठोर साबुन। जबकि पोटेशियम के लवण युक्त जितने भी साबुन हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मृदु साबुन कहा जाता है। देखिए ये जो साबुन होते हैं नहाने में, नहाने के रूप में, नहाने के साबुन के रूप में, जो नहाने की जो साबुन होती है वो साबुन किसके द्वारा बनाई जाती है, जो नहाने के जो साबुन हम यूज करते हैं वो किसके होते हैं, उच्च वश्य अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं, यानी कि मृदु साबुन होती है। साथ ही साथ जो शेविंग क्रीम आती है, आपके जितने भी शैम्पू बनते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो आपके बनाए जाते हैं मृदु साबुन के। ये देखिए हकीकत में अगर इसकी बात देखें तो असंतृप्त वश्य अम्लों के पोटेशियम लवण मुक्त क्षार अनुपस्थित होते हैं। ये असंतृप्त श्रृंखला होती है, जबकि हम सोडियम वाली बात करें उसके अंदर संतृप्त वश्य अम्लों के होते हैं। ये असंतृप्त वश्य अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं, इनके अंदर मुक्त क्षार अनुपस्थित होता है या बहुत क्या होती है, नगण्य मात्रा के अंदर, बहुत कम मात्रा के अंदर इसके अंदर क्षार उपस्थित होता है।
तो असंतृप्त मुक्त क्षार अनुपस्थित होते हैं, मृदु साबुन कहलाते हैं। नहाने के साबुन के रूप में, शेविंग क्रीम के रूप में और शैम्पू के रूप में इनको हम क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो कठोर साबुन और मृदु साबुन से भी आपसे पूछा जा सकता है। जो ये मृदु साबुन होते हैं ये जल से आसानी से क्रिया कर लेते हैं, जल से आसानी से क्रिया कर लेते हैं। वास्तविकता में देखिए अपने सोडियम लवण की तुलना में ये जो है जल से क्रिया कर लेते हैं। वास्तविकता में यदि साबुन की बात करें तो ये कठोर जल से क्रिया नहीं करते, ठीक है ना। ये भी कठोर जल से क्रिया नहीं करते हैं, ये भी कठोर जल से क्रिया नहीं करते हैं। साबुन जितने भी है वो आपके कठोर जल से क्रिया नहीं करते, इसलिए साबुन की जगह हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, अपमार्जकों का उपयोग करना पड़ता है, यानी डिटर्जेंट्स का उपयोग करना पड़ता है। तो दोनों ही साबुन वो कठोर जल से क्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, जब हम बात करते थे कि प्रमुख उच्च वश्य अम्ल कौन से हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इनके नाम याद रखना। 1 नंबर यदि मैं बात करूं, 2 नंबर और 3 नंबर इनके मुख्य उच्च वश्य अम्ल होते हैं। एक अम्ल होता है वो पामेटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है आपका, पामेटिक एसिड होता है। पामेटिक अम्ल की विशेषता क्या है, इसके अंदर कार्बन की संख्या 15 होती है, हाइड्रोजन आपके 31 होते हैं और COOH ग्रुप होता है। इसके बाद यदि ओलिक एसिड की बात करूं तो इसके अंदर कार्बन की संख्या 17 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। यदि स्टेरिक एसिड की बात करें तो कार्बन की संख्या 17 और हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी होती है, 35 होती है। तो ये मुख्य जो वश्य अम्ल होते हैं, यदि इनकी हम क्या करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें ग्लिसरॉल प्लस में क्या मिलता है, साबुन प्राप्त होता है। तो साबुन के निर्माण की प्रक्रिया है ये, साबुन के निर्माण की जो भी क्रिया की इन अम्लों में से आप किसी के साथ यदि क्रिया कराओगे, जैसे मैंने ओलिक अम्ल के साथ कराया है तो यहाँ पर C15 और H33 आ गया और प्लस में CO आ जाएगा। यदि आप C15 इसके आपको पूछा जाए पामेटिक अम्ल के साथ तो आप C15 और H31 कर देंगे। और यदि आपको स्टेरिक एसिड के साथ पूछे तो C17 और H35 प्लस में CO आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं साबुन, इसको हम क्या कहते हैं, साबुन। तो ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे C15 H33 COONA, ये आपका क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। और प्लस में ट्राइग्लिसराइड यानी ये एस्टर समूह होते हैं, एस्टर के समूह होते हैं। यदि हम इन्हीं अम्लों का क्या करवा दें, एस्टरीकरण करवा दें, क्या करवा दें, एस्टरीकरण करवा दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सीधा ही साबुन प्राप्त होता है और प्लस में क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त करता है। यदि एस्टरीकरण या साबुनीकरण इसकी करवा दें, साबुनीकरण यदि इसका करवा दें इन्हीं अम्लों का, तो हमें साबुन प्राप्त हो जाती है। एस्टरीकरण प्रक्रिया के द्वारा भी हम इनका साबुन का निर्माण है वो कर सकते हैं। तो ये तीनों ही मुख्य हैं। यदि कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका ले सकता है। ये आपको अच्छे से इनके नाम याद रखने हैं कि साबुन के निर्माण के अंदर कौन सी वश्य अम्ल है वो मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, कौन से अम्ल शामिल होते हैं। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है। जब साबुन निर्माण की यदि बात आती है, साबुन निर्माण का औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं, यानी साबुन को कैसे तैयार किया जाता है। देखिए साबुन निर्माण के अंदर यदि प्राकृतिक स्रोत के रूप में यदि बात करें तो आपके क्या कौन कौन से भाग लेते हैं, आपके तेल भाग लेता है। तेल के अंदर भी मुख्य रूप से किसका, मूंगफली का, नारियल का और अरंडी का तेल है वो मुख्य रूप से काम में आता है। इसके साथ ही कठोर साबुन है वो जंतु वसा यानी चर्बी से भी बनाए जाते हैं। साथ ही साथ क्षारक कौन से भाग लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड भाग लेते हैं। इसके अंदर साथ ही साथ पूरक के रूप में कुछ चीज़ें भाग में लेनी पड़ती हैं, जैसे साबुन के बाहर में वृद्धि हेतु और इसकी विलेयता को कम करने हेतु, यानी साबुन जल्दी से घुले नहीं, आसानी से घुलकर समाप्त न हो, इसकी विलेयता को कम करने के लिए इसके अंदर क्या मिलाए जाते हैं। तो आपके 2-3 चीज़ें ये मुख्य रूप से हैं, इनको अच्छे से याद रखना। एक तो आपका स्टार्च मिलाया जाता है, साथ ही आपके सोप स्टोन मिलाया जाता है, साथ ही कैल्शियम सिलिकेट के लवण इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, जिससे साबुन की क्या बाहर में वृद्धि हो जाती है और इसकी विलेयता है, घुलने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो चर्बी युक्त साबुन भी बनाए जाते हैं जिनको हम कठोर साबुन कहते हैं। चार कौन से भाग में लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड भाग लेते हैं। साथ ही बाहर में वृद्धि और विलेयता को कम करने के लिए हम स्टार्च, सोपस्टोन और कैल्शियम सिलिकेट का उपयोग करते हैं। दूसरी यदि बात करें, इसको बनाने की बात करें तो इसको 2 विधियों के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। एक आपकी कहलाती है ठंडी विधि।
ठंडी विधि के अंदर क्या होता है, वसा या तेल होता है, प्लस में 10% क्षारीय विलयन, यानी चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, और कमरे के ताप पर हम इसको हिलाते हैं और एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिलाते हैं, तो हमें क्या होता है, एक साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में साबुन प्राप्त हो जाता है, यानी साबुन का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें गर्म विधि की यदि बात करें तो गर्म विधि में क्या होता है, तेल और क्षार के साथ यदि हम भाप के द्वारा भाप प्रवाहित कराते हैं। एक बड़ी केतली बनी होती है, उस केतली के अंदर क्या होता है, भाप विधि में एक केतली का प्रयोग करते हैं। उस केतली के अंदर क्या डाला जाता है, एक ब्राइन विलियन डाल दिया जाता है। और ब्राइन विलियन किसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो विलियन होता है वो आपका क्या कहलाता है, ब्राइन विलियन कहलाता है। और तब तक भाप में गर्म करते हैं जब तक 80% भाग क्या न बन जाए, साबुन न बन जाए। 80% भाग क्या न हो जाए, साबुन तैयार न हो जाए। इसको क्या कहते हैं, सम आयनन प्रभाव के कारण साबुन का अवक्षेपण हो जाता है। सम आयनन प्रभाव के कारण क्यों, क्योंकि देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे हम ले रहे हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो इनके समान प्रभाव डालता है कौन, आपका ब्राइन विलियन यानी सोडियम क्लोराइड। और सम आयनन प्रभाव के कारण ये साबुन का क्या हो जाता है, अवक्षेपण, यानी साबुन हमें प्राप्त हो जाती है। तो साबुन बनाने की दो विधियां हैं, एक ठंडी विधि कहलाती है और एक आपकी गर्म विधि। औद्योगिक निर्माण में कौन कौन सी सामग्री इसमें उपयोग ली जाती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर कोई बड़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है तो ये गर्म विधि में ये सम आयनन प्रभाव वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सम आयनन प्रभाव के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, तो आप यूज करते हो ब्राइन विलियन, और ब्राइन विलियन होता है वो आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकार की। यदि आपसे पूछी जाए कि साबुन मुख्यतः क्या होता है, एक तो होते हैं पारदर्शी साबुन, एक तो हम यूज में लेते हैं पारदर्शी साबुन, जो अच्छी वाली साबुन होती है पारदर्शी साबुन, इसका निर्माण होता है वो एथेनॉल और इसके साथ ग्लिसरॉल के एस्टर उपस्थित होते हैं, यानी ग्लिसरॉल इसके अंदर मिला दिया जाता है। ग्लिसरॉल मुख्य क्या भूमिका निभाता है, इसके गलने से बचाने में और भी बहुत काम में आता है। साथ ही जागयुक्त साबुन होते हैं, उसको सोडियम रेजिनेट प्लस में क्या मिलाते हैं, ग्लिसरॉल, और यहाँ ग्लिसरॉल क्या करता है, जाग को सूखने से बचाता है, यानी कि ये इसके अंदर क्या उपस्थित कर देता है, नमी बना देता है, ताकि साबुन है वो जल्दी से सूख कर कठोर होकर समाप्त न हो और लंबे समय तक साबुन चले। इसके लिए इसके अंदर क्या मिला दिए जाते हैं, ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछे एंटीसेप्टिक के रूप में जो हॉस्टल वगैरह के अंदर आप यूज करते हो, उसको बोलते हैं बाईथायोनेल। उसको किस नाम से जाना जाता है, बाईथायोनेल के नाम से जाना जाता है। बाईथायोनेल के नाम से जो साबुन यूज में आते हैं हॉस्पिटलों वगैरह में जब हम यूज करते हैं, बाईथायोनेल कहलाते हैं, यानी जीवाणुरोधी साबुन जो होते हैं उसको एंटीसेप्टिक साबुन कहते हैं। ये प्रकार की साबुन बनाई जाती है। इसके अलावा विशेष पॉइंट में देखिएगा, विशेष पॉइंट में क्या है, आपके जो साबुन होती है उसके अंदर नमक मिलाया जाता है। वास्तव में नमक क्या करता है, साबुन को गलाता है और गलाने से बचाता भी है। नमक मिलाना का मतलब है साबुन को मतलब आसानी से झाग उत्पन्न करने के लिए, जल के साथ आसानी से क्रिया करने के लिए इसके अंदर नमक मिला दिया जाता है, साबुन को गलाता है, और ज़्यादा मात्रा में होने पर ये साबुन नष्ट भी हो सकता है, तो इसके अंदर नमक मिलाया जाता है। साथ ही साथ नमी इसके अंदर कम से कम कितनी % होनी चाहिए, 10% नमी होनी चाहिए। और नमी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि साबुन चटकने से सूख कर उसके अंदर दरारें सी आ जाती है, साबुन खराब हो जाती है। कई बार आप धूप में साबुन को रख कर देखिएगा, धूप में जब हम साबुन रखते हैं तो वो साबुन खराब होना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी नमी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ 3 नंबर में यूज करते हैं रेंजिन। रेंजिन क्या करता है, झाग निर्माण के लिए उपयोगी होता है। जितनी अच्छी मात्रा में रेंजिन मिलाते हैं तो झाग उतने ही आसानी से देता है। साथ ही साथ क्या करता है, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल क्या करता है, झाग को सूखने से बचाता है। झाग को सूखने से रोकने के लिए हम इसके अंदर क्या मिला देते हैं, ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसकी कमियां, साबुन की मुख्य कमियां क्या होती है कि इसका अधिकतर विलयन होता है वो क्षारीय होता है। साथ ही साथ कठोर जल से ही क्या नहीं करती, क्रिया नहीं करती है। और कठोर जल से क्रिया न करने का कारण क्या होता है कि जो आपका कठोर जल होता है उस कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से क्रिया करके अघुलनशील यानी कैल्शियम के और
मैग्नीशियम के अघुलनशील लवणों का निर्माण कर देते हैं और अघुलनशीलता के कारण ये आसानी से कठोर जल में क्रिया नहीं करते हैं। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम के लवण हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसके कारण ये अघुलनशील लवण बना लेते हैं और अघुलनशील लवणों के कारण ही ये कठोर जल से क्या नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम की दृष्टि से। एक प्रश्न आता है जलन, जब आंखें हमारी आंखों के अंदर साबुन का पानी या साबुन के हाथ अगर आंखों पर लगा दें तो हमें एक हल्की सी जलन महसूस होती है आंखों के अंदर। उस जलन का मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि साबुन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं यानी उच्च वसीय अम्ल होते हैं और वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। उन कार्बोक्सिलिक अम्लों के कारण ही हमारी आंखों के अंदर क्या होती है, जलन उपस्थित होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान रखना। पारदर्शी साबुन में किसका उपयोग होता है, एथेनॉल और ग्लिसरॉल का। जागयुक्त साबुन किसके बने होते हैं, सोडियम रेजिनेंट एवं ग्लिसरॉल के बने होते हैं। जीवाणुरोधी साबुनों के अंदर किसका प्रयोग होता है, बाईथायोनेल का उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लेते हैं। इनकी मुख्य कमियां क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलानी चाहिए जिससे साबुन है वो बढ़िया और अच्छा तैयार हो। तो ये मुख्य इसकी विशेषताएं होगी। ये हो गया साबुन का मुख्य पार्ट। भी साबुन क्या है, साबुन के कितने प्रकार हैं, साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुन की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे बनती है। तो यहाँ से आपको थ्योरी वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और साबुन किस रूप में कार्य करता है, साबुन हमेशा इमल्सन बनाता है। ये किस रूप में कार्य करता है, इमल्सन बनाकर कपड़ों से धुलाई के रूप में कार्य करता है। इनका पाइसीकरण प्रकरण होता है, इमल्सन बनता है वो किस प्रक्रम से बनता है, पाइसीकरण के द्वारा इमल्सन बनता है। और कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए एक मिशेल का निर्माण करता है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके महत्वपूर्ण, साबुन के बाद आता है वो आता है आपका अपमार्जक। साबुन के बाद यदि कोई बड़ी इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका अपमार्जक, यानी कि जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट्स जितने भी होते हैं आपके अपमार्जक होते हैं, वो होते क्या हैं, देखिए सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट या लंबी श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अपमार्जक कहा जाता है। तो इसके अंदर किसके सल्फेट हो गए, सल्फोनिक सल्फेट होते हैं। एल्किल सल्फेट या सल्फोनिक सल्फेट इसके अंदर उपस्थित होता है। यदि आपसे पूछे इसके अंदर कौन से समूह होते हैं, तो इसके अंदर सल्फोनेट समूह होता है, SO3 समूह उपस्थित होता है और अन्य प्लस समूह उपस्थित होता है। दूसरा, ये जो अनअपघटनीय होते हैं ये अनिम्नीकरण होते हैं, इन्हीं आसानी से ये क्या है, अपघटित नहीं होते हैं। साथ ही साथ देखिएगा इनका जो विलयन है वो किस प्रकृति के होता है, उदासीन प्रकृति का। यदि आपसे साबुनों का विलयन पूछे, साबुन के विलयन किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अपमार्जक का विलयन है वो उदासीन प्रकृति का होता है। इसे क्या कहा जाता है, साबुन रहित साबुन कहा जाता है। और ये कठोर जल से आसानी से क्या कर लेता है, क्रिया, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं बनते, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील लवण नहीं बनते हैं, अघुलनशील लवण इसके अंदर नहीं बनते हैं, क्योंकि सल्फोनेट आयन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील लवण इसके अंदर नहीं बनने देता है, जिसके कारण अपमार्जक है वो कठोर जल से भी आसानी से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। तो आराम से ये आसानी से क्रिया कर सकता है, अनअपघटनीय होता है, विलीन उदासीन होता है, साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। यदि हम इसकी बात करें कि कौन कौन से लवण, देखिए सल्फोनेट और अमोनियम के यौगिक इसके अंदर क्या होते हैं, जो आपके अपमार्जक होते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से क्या आते हैं, सल्फोनेट और अमोनियम के लवण उपस्थित होते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट हो सकता है, सोडियम एल्किल सल्फेट हो सकता है, जिसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, कई बार अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सोडियम एल्किल, एल्किल का मतलब होता है कोई प्रतिस्थापी समूह, R जिससे हम लिखते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट होता है। इसके बाद में सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट भी होता है। इसके अलावा आपके सोडियम लोरिल सल्फेट होते हैं। ये मुख्यतः क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी जो होते हैं वो भी आपके प्रमुख अपमार्जक होते हैं। तो प्रमुख अपमार्जकों की उदाहरण की यदि बात करें तो सल्फोनेट और अमोनियम के जितने भी लवण या यौगिक होते हैं वो आपके अपमार्जक कहलाते हैं। मुख्य एग्जाम्पल की बात करें तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट हो गया, सोडियम एल्किल सल्फोनेट हो गया, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट हो गया, सोडियम लोरिल सल्फेट हो गया। ये आपके अपमार्जक के क्या होते हैं, मुख्य एग्जाम्पल
हैं। तो अपमार्जक होते क्या हैं? एल्किल सल्फोनेट या लंबी श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्लों के क्या होते हैं? सोडियम लवण होते हैं। साथ ही इसके अंदर कौन सा समूह उपस्थित होता है? SO3Na। जबकि साबुन की बात करें तो वहाँ COO अन्य समूह उपस्थित होता है, कार्बोनेट समूह कह सकते हैं या सल्फेट समूह होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यदि कोई साथी लेना चाहता है तो जरूर ले सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यदि हम इनके प्रकार की बात करें तो देखिए मुख्यतः आपके ये इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और आपके उदासीन। ये 3 प्रकार के इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। देखिए जितने भी धनात्मक होते हैं, और अगर एक पहचान के लिए एक चीज बता दूं आपको, इनकी आसानी से पहचान कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते ही जहां भी आपको नाम दिखाई दे जाए, क्या? अमोनियम। जहां भी आपको एग्जाम में नाम दिखाई दे जाए अमोनियम, अमोनियम धनावेशित होता है। जहां भी कोई भी एग्जाम्पल के नाम जैसे सेट्रिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, हो सकता है यहाँ लिख दे सेट्रिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड, है ना, ब्रोमाइड की जगह हो सकता है क्लोराइड लिख दे। लेकिन आपको विशेष तौर से किसका ध्यान रखना है? जहां भी आपको अमोनियम नाम मिल जाए, जहां भी अमोनियम मिल जाए, आप क्या एग्जाम्पल करोगे? धनात्मक अपमार्जक। ये अपमार्जक के प्रकार हैं, ये आपके अपमार्जक के प्रकार हैं, और ये एग्जाम्पल पूछा भी जा चुका है, ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो ये ध्यान लीजिए, हॉस्पिटलों के जो साबुन बने होते हैं अधिकतर वो किसके होते हैं? धनात्मक अपमार्जक कहलाते हैं। इनको प्रतीप या इन्वर्ट साबुन भी कहा जाता है, प्रतीप या इन्वर्ट साबुन भी हम कहते हैं, प्रतीप या इन्वर्ट साबुन भी कहते हैं। साथ ही साथ अमोनियम समूह इसके अंदर उपस्थित होता है। मुख्य एग्जाम्पल है सेट्रिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड, इसका मुख्य एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरी यदि हम बात करें ऋणात्मक, ऋणात्मक जितने भी होते हैं उनका मुख्य यूज क्या करते हैं? हम दंत मंजन में करते हैं। ये क्या होता है? सफाई में काम में आते हैं। दूसरा, लंबी श्रृंखला के प्राथमिक एल्कोहल युक्त जो श्रृंखलाएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अपमार्जक कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सल्फोनेट समूह होता है जो हमेशा ऋणात्मक होता है। इसकी पहचान ध्यान रखना, सल्फोनेट समूह। जहां भी आपको क्या मिल जाए? सल्फेट या सल्फोनेट नाम मिल जाए, जहां भी आपको क्या मिल जाए? सल्फेट या सल्फोनेट, सल्फेट या सल्फोनेट जहां भी नाम मिल जाए वहां सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक समूह हो जाएंगे। वहां सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक समूह हो जाएंगे। ठीक है, वहां सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक समूह हो जाएंगे। अरे लिया, ठीक है, ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक। अब ध्यान करना, उच्च हाइड्रोकार्बन के सोडियम लवण, कुछ हाइड्रोकार्बन के जितने भी सोडियम लवण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक मार्जक। उदाहरण के लिए देखिए, सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके ऋणात्मक में। धनात्मक का एग्जाम्पल दे दिया। इसके अलावा देखिए उदासीन, जब भी आपको सल्फोनेट, सल्फेट और क्या है आपके ध्यान रखना अमोनियम, इन तीनों को छोड़कर यदि कोई अन्य नाम मिल जाए, अमोनियम, सल्फेट या सल्फोनेट, इन तीनों के अलावा कोई और अन्य नाम मिलता है तो वो आपके क्या हो जाएंगे? उदासीन। वो आपके क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। ठीक है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। उदासीन का मुख्य एग्जाम्पल जो है वो ध्यान रखना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल है वो आपका मुख्य क्या होता है? उदासीन अपमार्जक होता है। उदासीन अपमार्जक का मुख्य उपयोग क्या करते हैं? बर्तन साफ करने के जो साबुन आते हैं, अधिकतर जो बर्तन साफ करने वाले जो साबुन होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? वो उदासीन अपमार्जक होते हैं, उदासीन अपमार्जक होते हैं। तो अपमार्जक के आपके 3 प्रकार पूछे जा सकते हैं। इनके उपयोग क्या करते हैं? सफाई में, दंत मंजन के रूप में ऋणात्मक अपमार्जक का प्रयोग होता है। कौन सा समूह इसके अंदर उपस्थित होता है? और इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं जो आपको नाम केवल और केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। फॉर्मूले बहुत कम चांसेस है, नहीं दिया जाता। केवल और केवल नाम पूछकर या 3 लाइनों या 4 लाइनों में से सत्य और असत्य कथन वाले प्रश्न हैं वो ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अपमार्जक वाला पार्ट। इसके प्रकार हैं, कोई साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मिसेल।
ये भी इंपॉर्टेंट है। मिसेल क्या है? मिसेल क्या है ध्यान करना। जब हम मिसेल की बात कर रहे हैं तो मिसेल में ध्यान करना एक चीज, मिसेल में एक चीज ध्यान करना भाई, मिसेल क्या होती है? जो कपड़े की धुलाई करने की जो प्रक्रिया होती है, कपड़ा साफ करने के लिए, यानी कि तेल, मैल या ग्रीस को हटाने का जो प्रक्रम होता है वो आपका क्या कहलाता है? मिसेल कहलाता है। इसके अंदर देखना, इसमें क्या होता है? पायसीकरण प्रक्रम होता है। पायसीकरण प्रक्रम क्या होता है? उस प्रक्रम में ये अंतःपृष्ठ तनाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। सफाई अभियान के द्वारा जब कोई मेल लगा होता है कपड़ों वगैरह पर, तो इसका क्या होता है? पायसीकरण। और पायसी का मतलब यहाँ क्या बनता है? इमल्सन। क्या बनता है? इमल्सन बनता है। और इसका पृष्ठ तनाव है वो क्या होता है? अंतःपृष्ठ तनाव, यानी आंतरिक भाग का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। अधिशोषित प्रक्रम होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है, जल में इमल्सन बनता है। साबुन का मिसेल जल के साथ कपड़े और शरीर से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इस प्रकार से सफाई अभियान होता है। कपड़ों से तेल, ग्रीस, इमल्सन हटाने के लिए हम मिसेल का निर्माण करते हैं। अब देखिए मिसेल की दूसरी विशेषताएं। मिसेल विनियल में कोलाइड के रूप में, एक कोलाइड के रूप में होता है। मिसेल है वो आपके किस रूप में होता है? कोलाइड के रूप में होता है। मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, जिस कारण साबुन आपको कैसा दिखाई देता है? बादल जैसा दिखाई देता है, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के रूप में कारण करता है। दूसरा, प्रकाश का जो परावर्तन होता है उस परावर्तन के कारण ये सफेद दिखाई देता है। मिसेल के अंदर जो झाग होते हैं सफेद दिखाई देते हैं, और उसके अंदर जो झाग होते हैं वो चमकीले किस कारण से दिखाई देते हैं? आपके व्यतिकरण प्रक्रम के कारण चमकीले। और कई बार पूछते हैं कि बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। झाग अधिशोषण क्रिया से निर्मित होते हैं। किसकी क्रिया से निर्मित होते हैं? अधिशोषण की क्रिया से निर्मित होते हैं। तो मिसेल मुख्य क्या है? मिसेल कपड़ों से दाग, धब्बे, ग्रीस हटाने की जो मुख्य प्रक्रिया है या सफाई करने की जो मुख्य प्रक्रिया है, जो कपड़ों से या सफाई की जो हम बात करते हैं उनकी जो मुख्य प्रक्रिया है वो आपका क्या कहलाती है? मिसेल कहलाती है। वो प्रक्रम आपका क्या कहलाता है? मिसेल। मिसेल की प्रक्रिया में होता क्या है? पायसीकरण प्रक्रम होता है। अंतःपृष्ठ तनाव के कारण इमल्सन बनता है, और इमल्सन जल में इमल्सन बनता है, और साबुन मिसेल के साथ कपड़ों से और शरीर से क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। मिसेल की यदि बात करें तो इसमें कोलाइड का गुण होता है, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है, जिसके कारण यह स्वयं बादल जैसा दिखाई देता है। परावर्तन के कारण इसका रंग सफेद दिखाई देता है। व्यतिकरण के कारण ये चमकीला होता है, और झाग की जो क्रिया है वो अधिशोषण प्रक्रम कहलाती है, उसको अधिशोषित कर लेता है। तो ये देखिए मिसेल, ये देखिए अंतिम प्रकार से हम बात कर रहे हैं मिसेल कैसे कार्य करता है। मिसेल के अंदर दो भाग होते हैं, ठीक है ना। ये आयनिक भाग होता है, ये बाहरी जो भाग होता है ये आंतरिक भाग होता है। इस भाग को तो हम बोलते हैं पूंछ वाला भाग, ठीक है। जो बाहरी सिरा होता है आयनिक सिरा, इसको हम क्या बोलते हैं? ये बाहरी सिरा होता है। ये क्या होता है? बाहरी सिरा होता है। जब भी जल के अंदर मिसेल बनता है तो दो सिरे काम करते हैं। जो आपका ये बाहरी सिरा होता है आयनिक सिरा, COO अन्य सिरा, इस सिरे को क्या नाम दिया जाता है? इसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। अब देखिएगा ये क्या करता है? ये जल के कणों को रोक लेता है। ये क्या करता है? दाग धब्बों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बोलो आजा, आजा भी आजा। धब्बों को कहता है आजा। ये जल को अंदर जाने से रोकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जल रागी और जल स्नेही कहते हैं। ये जल को क्या करता है? वसा विरोधी। जल स्नेही का मतलब है जल को रोकता है, जल को रोकता है। यानी इमल्सन जब बनता है कपड़ों पर तो आंतरिक भाग के द्वारा बनता है, तो ये बाहर से जल को अंदर जाने नहीं देता, जल को अपनी ओर खींचता है, और ये अशुद्धियों को अपनी ओर खींचता है। तो इसको हम बोलते हैं जल रागी भाग। जो जल स्नेही होता है, जल को धारण करता है, उसी को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। जल रागी कहा जाता है, जल स्नेही कहलाता है, सिरे वाला भाग कहलाता है। सिरे का यानी बाहरी जो भाग है वो आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है। दूसरा इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय भाग। ये होता है, ये ध्रुवीय भाग होता है। साबुन का क्या सा भाग होता है? ध्रुवीय भाग होता है, ठीक है ना। आयनिक भाग भी बोलते हैं, आयनिक भाग भी बोलते हैं, आयनिक भाग भी बोलते हैं, ध्रुवीय भाग भी इसको कहते हैं। साथ ही साथ ये वसा का क्या करता है? विरोधी होता है। दूसरा आपके होता है पूंछ वाला भाग, यानी पीछे का जो क्रियात्मक समूह प्लस R वाला जो भाग है उसको हम पूंछ वाला भाग कहते हैं। ये जो पूंछ वाला भाग होता है ये क्या होता है? जल विरागी, जल विरोधी। जल का क्या करता है? विरोध करता है। इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। वसा का ये क्या होता है? शनि। अध्रुवीय विलायकों में विलय होता है, जबकि ध्रुवीय विलायकों में विलय
नहीं होता। ये ध्रुवीय विलायक में विलय होता है, यानी ध्रुवीय विलायक का मतलब हो गया जल। और अध्रुवीय विलायकों की यदि बात करें तो जैसे आपका बेंजीन, ठीक है ना, और ध्रुवीय का बात करें यदि जल, तो इस प्रकार से मिसेल है ये दाग धब्बों पर अपनी क्रिया करता है और वहां से इमल्सन और पायसीकरण प्रक्रिया के द्वारा, पायसीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये क्या बनाता है, इमल्सन बनाता है, और इमल्सन बनाकर उस दाग और धब्बे को क्या कर देता है, उस स्थान से हटा देता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो अधिशोषण प्रक्रिया के द्वारा ये जब जाल से क्रिया करता है तो अधिशोषण से दाग का निर्माण होता है, दाग बन जाते हैं और कपड़ों से दाग धब्बे आदि हटे जाते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसेल क्या है, और मिसेल के निर्माण की प्रक्रिया, ये मिसेल का निर्माण कैसे होता है और मिसेल के द्वारा दाग धब्बे कैसे हटते हैं, ये पूर्ण प्रक्रम आपका इस प्रकार से संपन्न होता है। तो ये पूरा प्रक्रम आपका क्या कहलाता है, मिसेल कहलाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था साबुन, अपमार्जक और मिसेल। यानी साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या है, साबुन की तुलना में अपमार्जक की यदि हम बात करें तो ध्यान करना, साबुन की तुलना में यदि हम बात करें साबुन और अपमार्जक की, साबुन और अपमार्जक की यदि आपसे तुलना पूछे, यदि आपसे दोनों की तुलना पूछे तो ध्यान करना, ये क्या होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं, ये मृदु होते हैं, बिल्कुल, है ना। ठीक है, ये कठोर जल से क्रिया नहीं करते, ठीक है ना, क्रिया नहीं, जबकि ये कठोर जल से भी क्या करते हैं, कठोर जल से आसानी से क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, ये निम्नीकरण होते हैं, ये अनिम्नीकरण होते हैं, यानी इनका अपघटन हो जाता है, इनका अपघटन आसानी से नहीं होता। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ज़्यादा उपयोगी हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, ज़्यादा उपयोगी होते हैं, किसकी तुलना में, साबुन की तुलना में ज़्यादा उपयोगी होते हैं अपमार्जक, जो हम जिसको सर्फ भी आप बोलते हो। इसके अलावा जो हमने पाठ पढ़े हैं उसी के आधार पर हम इसके मुख्य अंतर कर सकते हैं कि क्या होते हैं। तो ये सोडियम के लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण इसके अंदर होते हैं, इसमें होते हैं, इसके अंदर सल्फोनेट समूह होता है, इसमें सल्फोनेट समूह होता है, इसमें COO अन्य समूह होता है, इसके अंदर COO अन्य समूह होता है, इसके अंदर सल्फोनेट, सोडियम के सल्फोनेट समूह उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हम साबुन और अपमार्जक में मुख्य अंतर भी कर सकते हैं। साबुन और अपमार्जक क्या है, मिसेल कैसे बनता है, मिसेल के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, आपके व्याख्याता फर्स्ट पेपर के अंदर साबुन और अपमार्जक है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से एक प्रश्न आने का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है और एक प्रश्न हर बार RPC यहाँ से उठाता है, तो इस बार भी यहाँ से एक प्रश्न आने का चांसेज है। प्रकारों के नाम ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके अलावा 3 प्रकार के या अधिकतम 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मिसेल का निर्माण की प्रक्रिया वाला प्रश्न आ जाता है, दूसरा यदि प्रश्न पूछा जाता है तो साबुन और अपमार्जक में कठोर जल वाला प्रश्न पूछा जाता है, तीसरा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो किसी का नाम पूछ लेते हैं, उच्च वसीय अम्ल कौन कौन से होते हैं या कार्बन की संख्या कितनी होती है, और चौथा सबसे फेवरेट प्रश्न है वो 4 लाइन बनाकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि साबुन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रकार से आज का यह जो हमारा टॉपिक था साबुन और अपमार्जक, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी हमारे इस साथ जुड़े हुए जितने भी सभी साथी हैं उनसे एक आग्रह रहता है कि जब भी क्लास आप देखो तो क्लास देखने के बाद हमारा कंटेंट, हमारी क्लासें आपको कैसी लग रही है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उत्तम पाठशाला पर सभी साथियों का स्वागत है। साथ ही साथ एक आप लाइक एवं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक साथी जो किसी कारणवश से किसी वजह से वो कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते हैं उनके लिए हमने, हमारे गुरु ने एक ये रखा है, उद्देश्य था उनका कि सभी साथी अच्छे से तैयारी कर सके। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमने आपके लिए YouTube चैनल पर ये फ्री क्लासेस रखी है, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, सभी प्रकार की क्लासें आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ठीक है, साथ ही साथ आप क्लास देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए जिससे हमें भी उत्साहवर्धक होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है,
हमें भी पता चलता है कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा लग रहा है। और कुछ कमियां वगैरह यदि आपको लगे, कुछ चीज़ें ऐसी हो कि सर ये कोई चीज़ है, या कोई साथी ये चाह रहा है कि भी उसमें कोई सुधार किया जा सकता है, या कोई कंटेंट में कहीं देखने में या आवाज़ में कोई समस्या आ रही हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अब एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।